हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले मैं थोड़ा रेस्ट पे था, मीन्स रेस्ट पे नहीं था, मेरा 1 वीक का एग्ज़ाम चल रहा था तो उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा बिजी हो गया था, जिस वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं अपलोड हो पाई 1 वीक में। लेकिन आज से फिर से ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आई थी। तो आज से ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो रही है। थोड़ा इंट्रो दे दूँ तो इंट्रो में ये है कि एमएससी जूलॉजी की या फिर CSIR नेट लाइफ साइंस का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियो पूरी होने वाली है। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि हम जो भी चैप्टर हमारे आने वाले हैं इस पूरे एग्ज़ाम में, उन चैप्टर को हम 1 वीक में डेली चेंज करते हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड हम PYQ निकालते हैं और 1 वीक तक डेली उन PYQ को हम डिस्कस करते हैं विद प्रॉपर सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसके? CSIR नेट लाइफ साइंस में। प्रैक्टिस MCQ हम एवरी डे करते हैं। इसमें डेली 6+ क्वेश्चन को हम डिस्कस करने का टारगेट रखते हैं, जिससे कि ज़्यादा बर्डन भी ना हो और वीडियो भी छोटी रहे, जिससे कि आप वीडियो को प्रॉपर सही तरीके से देख के एवरी डे पूरे दिन में केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट निकाल के आप वीडियो को देख लें और आपकी हर एक दिन की तैयारी होती रहे, जिससे कि आपको बर्डन ना फील हो एग्जाम के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसमें हम टॉपिक बाई PYQ डिस्कस करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन का देखते हैं और टाइम सेविंग टिप्स को देखते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, जिसमें जो PYQ होंगे एनिमल फिजियोलॉजी होंगे। आपके जितने नंबर बनते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन शो होने वाला है उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा ये देख के कि डर लगेगा कि क्या आप कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिए, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। पहला कह रहा है, तो ये कुछ फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में यहाँ कुछ कहा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द अबव फिगर डिपिक्ट्स द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस प्राइमरली पिट्यूटरी एड्रिनल HPA एक्सिस चेंजेस इन द कॉर्टिसोल लेवल एडिसन डिजीज कैन लीड टू। यानी ये कुछ इतना पढ़ने से हमें आइडिया मिल रहा है कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये एडिसन डिजीज यानी जिसे जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन यानी कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन की वजह से होता है, उससे एडिसन डिजीज जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें बताने हैं। ये ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से निकल के यहाँ पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे कॉर्टिसोल रिलीजिंग नेफ्रॉन्स होते हैं, ये इसको सिग्नल देते हैं कि कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी यहाँ पे रिलीज करे। अब तो जो कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये आपके कहाँ आते हैं, पिट्यूटरी कॉर्टिकोट्रॉफ में आते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे ACTH यानी आपकी एड्रेनो कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं और ये कॉर्टिसोल बनाते हैं। कॉर्टिसोल आपका क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर ये क्या होता है कि अगर कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन आप यहाँ देख सकते हैं कि निगेटिव फीडबैक भी दे रहा है यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे, जिससे कि क्या होता है अगर कॉर्टिसोल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो ये वापस आकर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करता है कॉर्टिसोल बनाने से और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करता है। लेकिन अगर ऐसा न हो तो सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स में मेलानिन सिंथेसिस आपका ज़्यादा होने लगता है, जो कि मेलेनोसाइट सेल्स में होने लगता है और स्किन जो होती है आपकी डार्कनिंग कलर की हो जाती है। जब ये फीडबैक निगेटिव फीडबैक लूप काम ना करे, यानी आपका जो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन ये इनहिबिट नहीं कर पा रहा है इनको, तो वो सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल होता है ACTH का, जिसमें कि मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होने लगती है और आपकी स्किन डार्क हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो ये कह रहा था क्वेश्चन कि एडिसन डिजीज में हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं होता है, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल आपका लो रहता है। जब आपका कॉर्टिकोल रिलीजिंग हार्मोन्स आता है कॉर्टिसोल में, तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम आपका जो होता है सप्रेस्ड नहीं होता है और ब्लड जो होता है आपका इंक्रीज्ड ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होता, रिड्यूस हो जाता है। गेन ऑफ बॉडी वेट एंड लाइटनिंग ऑफ स्किन। पहली बात तो लाइटनिंग ऑफ स्किन नहीं होती, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन डार्कनिंग हो रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और गेन ऑफ बॉडी वेट गेन नहीं होता जबकि बॉडी वेट लूज होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लॉस ऑफ द बॉडी वेट, रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हाइपर पिगमेंटेशन। ये तीनों ही ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहे हैं। लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है जब कॉर्टिकोल रिलीजिंग हार्मोन कॉर्टिसोल आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है। रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है रिड्यूस हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन जैसे कि डार्कनिंग हो जाती है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, तो इंक्रीज नहीं होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल और इम्यून ब्लड सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा C वाला ऑप्शन जो है सबसे सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन स्टडी इट वॉज फाउंड द K+ आयन यानी पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन इन रूट सेल्स ऑफ पी प्लांट, यानी मटर के प्लांट में K+ आयन कंसेंट्रेशन 75 टाइम्स हाइयर देखी गई है
न्यूट्रिएंट मीडियम इन विच प्लांट वाज ग्रो, यानी जिस मिट्टी में, यानी यहाँ कोई मिट्टी है, यहाँ पे एक प्लांट आपका ग्रो किया है, तो यहाँ पे ये उसके रूट है और ये यहाँ पे उसकी मिट्टी है। तो यहाँ पे मिट्टी में न्यूट्रिएंट लेवल में आपका जो K+ आयन की कंसंट्रेशन है वो हमें लेस देखने को मिली है। लेकिन अगर उसी की जगह पे हम ये रूट की बात करें, यानी जो ये आपका रूट यहाँ पे है, इस रूट में अगर बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रही है, हाइयर कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है 75 टाइम्स ज़्यादा, किससे, न्यूट्रिएंट मीडियम से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इंडिकेट दैट K+ आयन वर ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द मीडियम, यानी K+ आयन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रहा है, because the plant was grown continuously in the dark by an active energy dependent process by simple diffusion through plasmodesmatal connection between the epidermis and medium। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आपका जो इसमें दो टर्म आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपकी एनर्जी यूज होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एनर्जी को यूज नहीं किया जाता है। तो जब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये कब होता है? जब आपका प्रॉपर दिन में लाइटिंग आपको मिल रही है प्लांट को, तो वो आपको वहाँ क्या करता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन को लेता है और बिना एनर्जी यूज़ किए वहाँ पे, मतलब कि जब एनर्जी लेता है जब सन से, तो एटीपी यूज़ होता है, एटीपी यूज़ करके वो प्रॉपर ऑक्सीजन लेता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन जब डार्क कंडीशन आती है तो वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट इसको देखने को नहीं मिलती प्लांट को। तो जब सनलाइट देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एटीपी उसको नहीं मिल पाती। तो एटीपी नहीं हो पाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इसमें K+ आयन प्रेजेंट होते हैं रूट में, वो वापस से मिट्टी में नहीं जा पाते और मिट्टी से वापस वो अपने प्लांट के रूट क्या कहते हैं, स्टेम में भी नहीं जा पाते, क्योंकि हमें डार्क कंडीशन में क्या होता है कि एटीपी नहीं मिल पाती, सन की एनर्जी नहीं मिलती। तो हमें रूट में क्या होता है कि हमें 75 टाइम्स हाइयर देखने को मिलता है पोटेशियम का कंसंट्रेशन। और जैसे ही वापस दिन होता है, सनलाइट पड़ती है, तो वो वापस जो आपका पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन है वो वापस इक्विलिब्रियम में चली जाती है। तो यहाँ जो सबसे सही ऑप्शन होगा, बाय एन एक्टिव एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, क्या होता है कि हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है कि 75 टाइम्स हाइयर देखने को मिलता है आपके रूट में पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फॉर्म बाय, यानी फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहाँ, मतलब किस चीज़ से बनी होती है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहाँ होती है आपकी? ये आपकी हमें किडनी में देखने को मिलती हैं। और ये किस चीज़ की बनी होती है? तो ये आपकी जो फिल्ट्रेशन सीट्स होती हैं, ये आपकी पोडोसाइट सेल्स जो होती हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं। अगर यहाँ पे वॉल की बात करें तो वॉल आपकी किससे मिलकर बनी होती है? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी से। लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स की केवल बात कर रहा है, तो ये किडनी में किसकी बनी होती हैं? ये आपकी पोडोसाइट सेल्स की बनी होती हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, उसका आंसर भी देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, द एक्साइटेशन ऑफ ऑडिटरी हेयर सेल्स बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेरोसिलिया हैज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग प्रपोज्ड स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे बात कर रहा है, जो अगर आपने कान का यानी ऑडिटरी से नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ा होगा ऑडिटरी का, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो पैसेज होता है कान में, यहाँ पे क्या होता है, स्टेरियोसिलिया यानी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो वापस जाके यहाँ पे जो आपका कॉकलिया होता है, यहाँ पे कान के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो बात करें तो वहाँ पे कॉकलिया होता है जिसमें कि आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो फ्लूइड में आपका पोटेशियम आयन होता है और सोडियम आयन होता है। तो वो अब कह रहा है कि यहाँ पे जो कॉकलिया में ऑडिटरी हेयर, सॉरी आपके जो सबसे आउटर हेयर होता है, वहाँ पे जो आपका ऑडिटरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, उनके बारे में कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है? तो the gradual increase of height of stereocilia is required to the transduction process। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका ग्रेजुअल इंक्रीज्ड हाइट होती है स्टेरियोसिलिया की, जो आपके कॉकलिया में पाए जाते हैं, वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू बढ़ते हैं, उनके लिए ज़रूरत होती है। तो ये सही ऑप्शन कह रहा है कि ग्रेजुअल जो हाइट इंक्रीज्ड होती है स्टेरियोसिलिया की, वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द चेंजेस ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ऑडिटरी हेयर सेल्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेरियोसिलिया। यानी जो आपका यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट हो रही हैं, वो आपकी जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बनता है, यानी आपके कॉकलिया में स्टेरियोसिलिया जो प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे जो स्टेरियोसिलिया में जो आपका मैग्नीट्यूड बनता है, उनके जो डायरेक्शन होते हैं, मतलब कि जैसे इधर साइड हेयर सेल सारी मूव कर रही हैं या फिर कोई हेयर सेल स्टेरियोसिलिया में इधर साइड मूव कर रही हैं, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब आपका किस पे डिपेंड करता है? ये स्टेरियोसिलिया के डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि ऑडिटरी हेयर सेल्स किधर साइड मूव कर रही हैं। यानी ये एक दोनों के अब सिमिलर काम करते हैं, यानी जिधर साइड स्टेरियोसिलिया का फ्लूइड मूव करेगा, ऑडिटरी हेयर सेल्स भी उधर भी मूव करेंगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। द हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ K+ आयन इन एंडोलिम्फ, यानी कि कॉकलिया में जो आपका H+ आयन प्रेजेंट होता है हाइयर कंसंट्रेशन में, ऑफ Na+ आयन इन पेरिलिम्फ आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ हेयर सेल।
तो पहले तो यही बिल्कुल गलत कह दिया है यहाँ पे नॉट लगा के, क्योंकि ये जो K प्लस आयन और सोडियम आयन जो होते हैं एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ में, यानी ऊपर और नीचे साइड में कॉक्लिया के, तो ये दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। इन लोग को एक चीज़ की जरूरत होती है एक्साइटेशन करने के लिए हेयर सेल की। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो एक्साइटेशन नहीं होगा हेयर सेल का और सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेम डी कह रहा है द मैकेनिकली सेंसिटिव कैटायन चैनल्स ऑन द टॉप ऑफ स्टेरियोसिला, जैसा कि मैंने बताया जो कैटायन चैनल आपके होते हैं Na+, वो टॉप में प्रेजेंट होते हैं स्टेरियोसिला के, नॉट अडेप्टेड टू मेंटेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेरियोसिलिया। तो यहाँ पे भी गलत कह दिया है कि ये दोनों अडॉप्ट होते हैं एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि Na+ जब जाएगा, Na+ क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके पेरीलिम्फ में, तो ये क्या होता है कि आपके अंदर साइड में जाता है। जब भी आपके हेयर सेल मूव करते हैं तो तुरंत ये अंदर साइड में डिफ्यूज हो जाता है, जिससे कि डीपोलराइजेशन हो जाता है, सॉरी हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। तो वो क्या होता है कि ये दोनों अडॉप्ट होते हैं एक दूसरे को मेंटेन करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए स्टेरियोसिलिया में। तो ये वाला ऑप्शन भी सही मतलब गलत हो जाएगा, यहाँ नॉट करके गलत कर दिया है। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कौन सा C एंड D यानी C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है द पीक्स ऑफ कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल A, B एंड C रिकॉर्डेड टू मैमेलियन मिक्स्ड नर्व विर अफेक्टेड टू एप्लीकेशन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ नर्व, सम प्रोबेबल चेंजेस कंपाउंड एक्शन आर स्टेटेड बिलो। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ समझनी होगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ तरह की नर्व सेल्स होती हैं, उनके बारे में समझते हैं। A, B एंड C टाइप की। A टाइप की जो नर्व सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, यानी सबसे मोटी जो है नर्व सेल्स होती हैं वो हमारी A टाइप की होती हैं। B टाइप की बात करें तो ये हमारी मीडियम साइज़ की नर्व सेल्स होती है, यानी इसको मीडियम साइज की नर्व सेल कहते हैं। और C टाइप की बात करें तो ये एकदम से थिनर नर्व सेल्स होती है। तो अगर बात करें तो A वाली बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है, यानी इसको थोड़ा सा भी अगर हम सप्रेस करेंगे या फिर कुछ भी हम इस पर जोर डालेंगे, सबसे पहले हमारी A सेल्स को पता चल जाएगा, A नर्व को पता चल जाएगा। B पे थोड़ा हमको ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है, तब जाके हमें क्या पता चलता है, सेंस पता चलता है। और C वाले को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि सप्रेस करना पड़ेगा इनको एक्टिव करने के लिए, यानी इनको ज़्यादा दबाव देना पड़ता है, क्योंकि बहुत थिन होती है, इस वजह से इनमें एक्शन पोटेंशियल बहुत कम जनरेट हो पाता है और इसको ज़्यादा हमें सेंसेशन देने के लिए हमें ज़्यादा दबाव देना पड़ता है। ए की बात करें तो ए में माइलिन शीथ होती है, जिसकी वजह से इसके पास क्या होता है, इसके अंदर कंडक्शन नर्व का बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और सिग्नल बहुत तेज़ी से जनरेट होता है। तो यहाँ पर अगर हमको इन सबको क्या करना है कि सप्रेस करना है, यानी इनमें अफेक्शन मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से इनको मतलब कि क्या कहते हैं कि ख़त्म करने के लिए इनके अंदर का नर्सेंस, तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा। तो यहाँ पहला बोला ए पीक वॉज इनिबिटेड बाय लोअर इंटेंसिटी ऑफ पेपर प्रेशर, यानी अगर हम ए में लोअर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लगाएंगे तो ये अपने आप इनिबिट हो जाएंगी ए सेल। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, यानी ए पे बहुत ज़्यादा होती है मोटी, और इसकी वजह से क्या होता है इन पर थोड़ा सा भी अगर हम प्रेशर डालते हैं तो ये क्या होते हैं, इनिबिट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सी पीक वॉज इनिबिटेड बाय हाइयर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी मैंने जैसे बताया सी में हमें क्या लगता है, हाइयर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये तभी इनिबिट होती है। तो ये ऑप्शन सही जाएगा। बी पीक वाज इनिबिटेड बाय लोअर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो ये बिल्कुल गलत बोला। बी वाले में हमें क्या करना रहता है, मीडियम इंटेंसिटी लगती है, लोअर नहीं, हमें यहाँ पे क्या लगता है, मीडियम इंटेंसिटी प्रेशर लगानी पड़ती है। सी पीक में इनिबिटेड बाय लोअर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, ये सही कह रहा है, सी पीक में हमें लोअर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लगाना पड़ता, नहीं सॉरी गलत कह रहा है, यहाँ पे हाइयर सी वाले में हमें क्या लगाना पड़ता है, हाइयर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, बी सी वाला भी गलत हो जाएगा एंड डी वाला भी गलत हो जाएगा। ई पीक वाज इनिबिटेड बाय हाइयर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी ए के लिए कह रहा है कि ए की पीक अगर इनिबिट करनी है तो हमें हाइयर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये गलत बोल रहा। लोअर इंटेंसिटी से ही ए के पीक को हम इनिबिट कर सकते हैं। इसी वजह से जब हम 3 ABC का मॉनिटर में हम पीक देखते हैं तो ए का पीक हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, फिर बी का पीक देखने को मिलता है, उसके बाद सी का पीक देखने को मिलता है। तो ए को हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से प्रेशर से ही हम इसको इनिबिट कर सकते हैं, इसको मीडियम प्रेशर से इनिबिट कर सकते हैं, इसको सबसे ज़्यादा प्रेशर से हमको इनिबिट करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा सबसे सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी वाला, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आपको आई होप ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी जीसी फ्लूइड मूव्स टू बाउमेंस कैप्सूल थ्रू द ऑलमोस्ट इंटायर लेंथ, बट in the muscle capillary fluid moves into interstitial space in at its arteriolar end. The difference between these two capillaries explain the following proposed in statement. तो यहाँ पे हमें क्या बताना, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ बोल रहा है एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल, यानी जो आपकी किडनी होती है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफरेंट यानी जो ब्लड को लेके आती है और इफरेंट यानी जो ब्लड को लेके जाती है। यहाँ पे एफरेंट एंड इफरेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेजेंट ऑन द 2 ends ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बट मसल्स कैपिलरी
आर्टियोल एंड वेन्यूल आर प्रेजेंट टू एंड्स, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी किडनी के पास एफरेंट और इफरेंट प्रेजेंट होती हैं, और मसल्स कैपिलरी के पास आर्टियोल एंड वेन्यूल प्रेजेंट होती हैं टू एंड्स पे। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है स्टेटमेंट, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ जीसी इज हायर देन द मसल्स कैपिलरी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, यानी किसी भी नली में या फिर किसी भी खून की आपकी कैपिलरी में ब्लड को सस्टेन करने की, यानी ब्लड को अपने पास रखने की क्षमता को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है वाटर का, जो बाहर ब्लड से वाटर को बाहर निकालने के लिए यूज होता है, ब्लड के अंदर का खुद का प्रेशर, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में हाई होता है और मसल्स कैपिलरी में ये कम होता है, क्योंकि मसल्स कैपिलरी काम क्या होता है कि वाटर को दे के जाना, उसके बाद वो मसल्स कैपिलरी काम क्या होता है, पहले आयंस को दे के जाना वहाँ पे उसके जगह पे, और उसके बाद वाटर को वापस लेके जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ज्यादा होता है। सही ऑप्शन है ये। द इफरेंट आर्टियोल जीसी ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैज रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस बट वेन्यूल मसल्स कैपिलरी हैज हाई रेजिस्टेंस। तो ये ऑप्शन हमारा गलत कह रहा है, क्योंकि इफरेंट आर्टियोल इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी एक्चुअली इज हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि इनमें हाई रेजिस्टेंस होता है, लोअर रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है। दिस हाई रेजिस्टेंस हेल्प कीप प्रेशर हाई फॉर फिल्टरिंग ब्लड। समझे? तो और क्या होता है इसमें, साथ ही साथ क्या होता है कि ये इनमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और यहाँ पे जैसा कि कह रहा है यहाँ पे कि लो होता है, जो ये गलत कह रहा है जी। अगर आपको ग्लोमेरुलर कैपिलरी में क्या होता है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी रिलेटिव हैज हाई प्रेशर रेजिस्टेंस, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिटवीन टू एंड्स ऑफ जीसी रिलेटिवली मोर बट नेग्लिजिबल इन एमसी। बिल्कुल गलत कह रहा है। बिटवीन टू एंड्स ऑफ जीसी में अगर प्रेशर क्या होता है कि अगर ज़्यादा होता है, तो अगर टू प्रेशर इन जीसी के बीच में एफरेंट और इफरेंट में ज़्यादा है, तो मसल्स कैपिलरी में भी आर्टियोल और वेन्यूल के में भी मसल्स प्रेशर में भी ज़्यादा होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो ये भी गलत बोल रहा है। यहाँ पहले ही ऑप्शन से अगर देख लें तो वेन्यूल अगर प्रेजेंट है, दोनों में प्रेशर बराबर होता है तभी इक्विलिब्रियम आता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा, ये गलत बोल दिया। द डिफरेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर बिटवीन टू एंड्स ऑफ एमजी नेग्लिजिबल बट रिलेटिवली मोर इन जीसी। तो ये ऑप्शन हमारा सही कह रहा है। द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉल्स टू जीरो द इफरेंट एंड ऑफ जीसी बट 9 mmHg इनवर्ड एट वेनिकुलर एंड ऑफ मसल्स कैपिलरी। तो ये बिल्कुल सही बोला है। जीरो किस में होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, और 9 mmHg किस में होता है, आपके वेनुलर एंड ऑफ मसल्स कैपिलरी। तो यहाँ पे हमारा सी और डी वाला ऑप्शन गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं, स्लाइड हमारी खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट कल के वीडियो में मिलेंगे, कल जो कि हमारा दूसरा पार्ट होगा एनुअल फिजियोलॉजी पीवाई को डिस्कस करने का। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल बिल्कुल मतलब कि पीवाई को समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। इससे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर दिन डेली आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी डाउट हो, एक्सप्लेनेशन में आपको बेटर समझ में आ रहा हो तो उसको सजेस्ट करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं कमेंट। और अगर आपको दो फ्रेंड हैं जो कि इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें शेयर करिएगा। सारी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, यहाँ पे उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मोटिवेशन कॉट है, चैलेंज योर लिमिट्स, यानी आपकी जो भी लिमिट्स है उसे चैलेंज करिए और उसे पूरा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर सभी को।